नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BSOG 173 की बात करने जा रहे हैं, जहां हमारे चैप्टर का नाम है पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यदि आपने मेरी पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए। तो इस चैप्टर से जो सबसे पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन सबसे पहले ये बनता है कि सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आज़ादी के बाद भारत ने किस प्रकार से विकास के मॉडल को अपनाया है और क्या वो विकास का मॉडल सफल रहा है या नहीं रहा है। इसके अलावा चैप्टर के नाम में ही एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहाँ हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है। और चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं, यानी कि सामाजिक विकास की प्रकृति बताइए और अर्थ बताइए। तो देखिए, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी धारणा है। और डेवलपमेंट का मतलब क्या है? समाज में लगातार परिवर्तन होता रहे, और वो परिवर्तन कैसा हो? मनुष्य अपनी जो रूढ़िवादी विचारधारा है उससे आगे बढ़ता जाए, जीवन के स्तर में लगातार वृद्धि होती जाए, जीवन की गुणवत्ता लगातार बढ़ती जाए, मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं वाली चीज़ों की पूर्ति करता रहे। तो जब समाज में यह परिवर्तन होता है तो हम ये कहते हैं कि हाँ, समाज सामाजिक विकास की ओर है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर सरल शब्दों में बात किया जाए तो सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास है केवल और केवल क्या? समाज में परिवर्तन की एक प्रक्रिया, जो परिवर्तन के सभी मामलों को क्या करता है? इंगित करता है। हालांकि आपकी किताब कैसे कह रही है? आपकी किताब ऐसे कह रही है कि विकास एक व्यापक धारणा है, यद्यपि ये सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, लेकिन फिर भी सामाजिक परिवर्तन से अलग है। क्या? विकास। यानी कि जब हम विकास की बात करते हैं तो केवल आर्थिक समृद्धि तक ही रह जाता है, लेकिन जब हम सामाजिक विकास की बात करते हैं तो ये समाज के हर एक स्तर की बात करता है। दूसरी बात यह है कि जब हम विकास की आर्थिक और सामाजिक धारणाओं के बीच में अंतर करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि सामाजिक विकास में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सामाजिक विकास में व्यक्ति की नैतिकता पर भी बल दिया जाता है, एथिक्स पर भी बल दिया जाता है, वो लोगों से कैसा व्यवहार कर रहा है इस चीज़ पर भी बल दिया जाता है। ऐसे में ये बात की जाती है कि सामाजिक विकास का एक ही लक्ष्य है, समाज में समानता स्थापित करना, और ये बड़े पैमाने पर एक आदर्श बना हुआ है। शुरुआत से ही इसकी बात की जाती है कि हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर हर जगह क्या कर देंगे? समानता स्थापित कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ आदर्श ही बना हुआ है, सिर्फ कागजों के पन्नों में ही सिमट कर रह गया है, इसके वास्तविकता के धरातल पर कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जब हम विकास की बात करते हैं तो हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं? ये तो हमें अधिकार लग रहे हैं क्योंकि आपका बहुत डेवलप्ड हो गया, लेकिन फिर भी आप बहुत डेवलप हैं, आधुनिक हैं, मॉडर्न हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ भेदभाव हो तो आप क्या अपनी स्वतंत्रता का खुलकर जी पाएंगे? इसीलिए हम सामाजिक विकास पर बार बार जोर दे रहे हैं। हम बार बार उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आज 21वीं शताब्दी में भी हाशिए पर रह रहे हैं, जिन्हें मजबूरी में अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। और ऐसा हम विश्व में अगर देशों में देख रहे हैं तो ऐसी तुलनाएं हम कर रहे हैं तो हमें दिखता भी है कि विश्व में बहुत सारे देश आज भी उनका सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा। जब हम ऐसी तुलनाएं कर रहे हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपनी जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास इतना माल ही नहीं है। अविकसित देश हैं, और जो विकसित हैं वो इतना ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। अत्यधिक विकसित श्रेणी में अमेरिका जैसे देश आ रहे हैं, और जबकि एशियाई और अफ्रीका के जो देश हैं वो अविकसित श्रेणी में आ रहे हैं। इस पर हम चर्चा पहले से ही कर चुके हैं। लेकिन अब बात ये आती है, विवादों का मुद्दा ये आता है कि क्या किसी विशेष देश के साथ अविकसितता और अधिक विकास की पहचान की जा सकती है? क्या हम मान सकते हैं कि कोई देश अविकसित है और कोई देश विकसित है? कैसे? क्योंकि कुछ देश तो ऐसे होते हैं, उनके अंदर के जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में भी कुछ क्षेत्र विकसित होते हैं, कुछ नहीं होते। भारत जैसे देश क्या अविकसित है या विकसित हैं? ऐसे में हम एक नया नाम दे देते हैं कि भारत ना तो विकसित देश है और भारत ना तो अविकसित देश है, ये तो एक विकासशील देश है। तो जब हम देशों को इतने भागों में बांटते हैं, देशों का वर्गीकरण कहते हैं, तो 3 भागों में बांट देते हैं कि कुछ देश तो भैया विकसित है, जो यूरोपीय कंट्रियां हैं, कुछ अविकसित हैं और कुछ विकासशील हैं। विकासशील देश विकसित देशों की आर्थिक और तकनीकी प्रणालियों की नकल करने लग जाते हैं, जैसे कि आजकल हम कर रहे हैं। बस पश्चिमी बंदर हो गए हम, पश्चिम की नकल करते हैं, चाहे वो चीज़ें हमारे ऊपर ठीक लगें या ना लगें। ऐसे में हम ये भी आशा रखते हैं कि विकसित देश हमें सस्ते दामों पर तकनीक भी दें, लेकिन फिर हम ये भी कहते हैं कि विकसित देश जो हमें तकनीक दे रहे हैं इसके माध्यम से वो हमारा शोषण कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, भले ही आज हम इतनी सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, लेकिन हमारे सामने ये समस्या बनी रहती है कहीं हमारा डाटा कंपनियां गलत यूज़ ना कर लें। तो विकसित देशों को ये तो पता है कि
और विकासशील देशों को ये तो पता है कि विकसित देश शोषण करते हैं, इनकी प्रकृति ही शोषणकारी है। तो ऐसे में ये आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। कौन? विकासशील देश। अल्पविकसित देश ये सोचते हैं हम आत्मनिर्भरता का सिद्धांत अपनाएंगे और डेफिनेटली अपना विकास कर लेंगे। आत्मनिर्भरता जितनी अधिक होगी विकास का स्तर भी उतना अधिक होगा, और ऐसे में हम कहीं ना कहीं समाजी विकास का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। तो आई होप सो अगर यहाँ से क्वेश्चन ये वाला आता है कि समाजी विकास से आप क्या समझते हैं, तो आप बता देंगे समाजी विकास से बहुत अलग है। विकास केवल एक अवधारणा है, जबकि समाजी विकास समाज के हर एक स्तर के विकास की बात करता है। देखिए, अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन बनी रहे, हमें भी पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, ताकि अगले चैप्टर्स की वीडियो और अगले सब्जेक्ट कोड की वीडियो भी हम डाल सकें। क्योंकि जितना अच्छा आपका रेस्पॉन्स होगा उतना ही अच्छा हमारा भी रेस्पॉन्स होगा। आगे चैप्टर में बताया गया समाजी विकास की धारणाएं क्या हैं, यानी कि समाजी विकास के बारे में सोच क्या है। तो समाजी विकास के आधार पर विकास की 3 दुनिया हैं, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। जब हम पहली दुनिया की बात करते हैं तो हम उन देशों की बात करते हैं जहाँ निजीकरण चलता है, जहाँ उदारीकरण चलता है, जहाँ वैश्वीकरण चलता है, जहाँ पूंजीवाद चलता है, बड़े बड़े उद्योग की स्थापना रहती है, मनुष्य का जीवन स्तर अच्छा रहता है। एग्जाम्पल के लिए उत्तर अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका, दक्षिणी यूरोप देशों को मुख्य रूप से विकास के पूंजीवादी मॉडल के रूप में देखा जाता है। दूसरी दुनिया में वो देश आते हैं जिन्होंने साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। देखिए, 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। इस विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में 2 मॉडल थे, एक साम्यवादी मॉडल, एक पूंजीवादी मॉडल, जो आगे चैप्टर में बताया भी जाएगा। पूंजीवादी मॉडल निजीकरण पर बात करता है और साम्यवादी मॉडल कहता है कि मोस्टली चीज़ें देश में सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए, क्योंकि साम्यवादी मॉडल का ये मानना है कि पूंजीवाद ही शोषण करता है। आगे ये बात बताई भी जाएगी। तो साम्यवादी देशों में था सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी। इन देशों में लगातार सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, लेकिन आज कम्युनिस्ट नहीं है, यानी कि सोवियत संघ अब बढ़ चुका है। कम्युनिज्म तो है आज भी, लेकिन सोवियत संघ नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या कम्युनिज्म दोबारा आ पाएगा, ये नहीं आ पाएगा। तो पहली दुनिया में कौन हो गए? पूंजीवादी देश। दूसरी दुनिया में कौन हो गए? साम्यवादी देश। और तीसरी दुनिया में हो गए भारत जैसे देश, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रखा है जिन्होंने, और ये कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद के शिकार रहे, चाहे वो एशिया के देश हों, अफ्रीका के देश हों या लतीनी अमेरिका के देश हों। अब बात ये आती है पहली दुनिया का जो पूंजीवादी मॉडल है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, पूंजीवादी मॉडल का मतलब क्या होता है। पूंजीवाद में क्या होगा? सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होगा, हर एक व्यक्ति औद्योगिकरण की रेस में होगा, एक प्रतियोगिता हमेशा जीवन में बनी रहेगी। पूंजीवादी समर्थकों का यह कहना है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए और अच्छी अच्छी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, समाज के सामाजिक लाभ के लिए पूंजीवाद बहुत ज़्यादा जरूरी है। संपत्ति का निजी स्वामित्व, उत्पादन के साधन भी निजी सारे उपक्रम और न्यूनतम संभावित राज्य विनियमन, यानी कि राज्य का हस्तक्षेप कम से कम। ये सब चीज़ें अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी मॉडल की क्या हैं? विशेषताएं हैं जी। तो पूंजीवादी मॉडल का मतलब क्या है? टोटल मिला के निजीकरण। अब समाजवादी मॉडल क्या है? तो दूसरी दुनिया के देशों ने जो मॉडल अपनाया 1917 के बाद, यानी कि रूस और उसके सहयोगी देशों ने, इन्होंने समाजवादी रास्ते को अपनाया। इन्होंने कहा पूंजीवाद तो पता क्या होता है जी, धीरे धीरे करके संपत्ति क्या होती है पूंजीवाद में, कुछ ही लोगों के पास इकट्ठी हो जाती है, जबकि समाज का एक जो बहुत बड़ा वर्ग है वो संपत्ति विहीन हो जाता है। ऐसे में समाज में 2 वर्गों का उदय होता है। एक वर्ग वो होता है जो शोषण करता है, और दूसरा वर्ग वो होता है जिसका शोषण होता है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में यही होता है, कंपनी का मालिक तो अरबपति पे अरबपति हो जाता है, मजदूर गरीब पे गरीब, फटीचर पे फटीचर होता जाता है। ऐसा कौन कह रहा है? समाजवादी। और कुछ हद तक ये सही भी है। जबकि फिर समाजवादी मॉडल इसके विरोध में क्या करता है? वो ये कहता है जी पूंजीवादी की आलोचना है, अब हमें क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें सरकार के अंडर में कर देनी चाहिए और संपत्ति का समान रूप से बंटवारा कर देना चाहिए और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देना चाहिए। तो थोड़ा समाजवादी अच्छा भी लग रहा है। तो समाजवादी पूंजीवादी मॉडल पर शोषणवादी का आरोप लगाते हैं। समाजवादी कहते हैं कि संपत्ति क्या होना चाहिए, निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए, बल्कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि निजी स्वामित्व होगा तो शोषण बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी, समाज में कुछ लोग अमीर होंगे, समाज में कुछ लोग गरीब होंगे। लेकिन ऐसा चल नहीं पाया और 1980 के बाद सोवियत संघ में खुद विघटन होने लगा और वो खुद पूंजीवाद की ओर चलने लगा। तो पूंजीवादी मॉडल क्या है ये आपको पता ही है, समाजवादी मॉडल क्या है ये भी आपको पता चल गया। चीज़ें किसके नियंत्रण में होनी चाहिए? सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाए। लेकिन फिर भी
समाजवादी मॉडल की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि जब चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत होगी तो भ्रष्टाचार भी उतनी तेज गति से होगा। हर काम आप कैसे करवाओगे? पैसा दे के करवाओगे, तो जो साधारण जनता है उनका जीवन तो अस्त व्यस्त हो ही जाएगा। तो साधारण जनता का जीवन प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं अच्छा होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की सेवाओं का प्रयोग ही नहीं कर पाते, वो इतनी महंगी होती हैं। तो दोनों चीज़ों के पॉजिटिव और निगेटिव फैक्ट्स दोनों हैं, और ये आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पूंजीवादी मॉडल और साम्यवादी मॉडल के बारे में यही लिखा हुआ है। यहाँ पर भी यही बात की गई है कि पूंजीवादी मॉडल दो वर्गों, श्रमिकों और पूंजीपतियों के हितों में कोई बड़ा संघर्ष नहीं देखता। पूंजीवादी वालों का पता क्या मानना है? वो कहता है नहीं, कोई संघर्ष नहीं है। किसमें? मजदूरों और मालिकों में कोई संघर्ष नहीं है। समाजवाद केवल एक अफवाह फैला रहा है। इसकी नज़र में तो यह है कि मजदूर पूंजीपति वर्ग का और पूंजीपति वर्ग मजदूर का पूरक है। ये दोनों तो एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसकी नज़र में दोनों वर्ग एक दूसरे पूरक हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। समाज के नियम, संपत्ति के स्वामित्व और आय के वितरण में आम सहमति होती है कि हाँ भाई देखिए, हम आपको इतनी आम सैलरी देंगे, आप हमारे लिए इतना काम करेंगे, तभी काम होता है। तो शोषण कहाँ से हुआ? जबकि समाजवादी कहता है नहीं, ये तो मजदूर को पता क्या करता है, ये मजदूर को मजबूर कर देता है कि भैया इतने में तो काम कर, मजदूर मजबूर है इसके लिए। वो लगातार कहता है कि समाजवादी कहता है कि लगातार संघर्ष होते रहते हैं, किसमें? मजदूरों में और मालिकों में, और ये संघर्षों की दास्तान हमेशा लगातार चलती रहती है। तो अगर पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल में अंतर आ गया तो आई होप सो इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे तीसरी दुनिया के देशों की। तो जब हम तीसरी दुनिया के देशों की बात करते हैं तो इनकी विशेषताएं ये है कि अधिकतर देश किसी न किसी महाशक्ति के गुलाम रहे हैं। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था इनकी विशेषताएं हैं। आर्थिक रूप से बिल्कुल पिछड़े हुए हैं और टेक्नोलॉजी का ज्ञान यहाँ पर नहीं है। कच्चे माल बहुत भरपूर भरे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन उसका विनिर्माण करना इन्हें आता नहीं है। पर्यावरणीय चिंताएं यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं और समाजी विकास में सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। लगभग 95% तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनका यही हाल है। 2-4-5 एक्सेप्शनल केस हैं, वो एक अलग चीज़ है। ऐसे में क्या होता है, ये जो तीसरी दुनिया के देश हैं ये बड़ी बड़ी महाशक्तियों के हाथ का खिलौना बन चुके हैं इस समय। भले ही उपनिवेशवाद खत्म हो चुका हो, भले ही आज कोई किसी को गुलाम ना बना रहा हो, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से छोटे छोटे देश बड़े देशों पर ही आश्रित हैं और आज भी ये बड़े देशों के एक तरीके से गुलाम कहे जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर आप पढ़ेंगे तो इसका सार यही है। इस वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं। इस चैप्टर के पार्ट 2 में इस वीडियो के अगले भाग की चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।